मैं तुमसे एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन ही... संभाल कर ध्रुव, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने इस शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियां पाली है और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरिंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछाली जाएगी। राजा अरिंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ? ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा। इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोरिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी मां की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? बोलो माँ, बोलो, जवाब दो माँ, जवाब दो। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव के माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब उस स्थान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हैं। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कभी एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख पूरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगुठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी मां की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहले राह लेना। नहीं, 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 माँ! जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ये मेरा सर, आखिर कौन था वो जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने? कहीं ये सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एकलव्य मैं जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार अपनी शक्तियां बढ़ाकर ही लौटना। विजयी भवा।
पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मार्कस पर लोगों के पास अलौकिक शक्तियां थी। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती थी, जिससे पता चल सके कि कौन शक्ति के किस स्तर पर है। 5वां स्तर। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें स्तर तक पहुंच जाएगी। आज के बाद कोई मुझे जीरो कहकर नहीं बुलाएगा। आज मेरे बाबा को मुझ पर जरूर गर्व होगा। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। 3रा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ, बेहद निराशाजनक। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन, फिर वही 3रा स्तर। ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की थी। 3रा स्तर। अरे बार बार हाथ रखने से जवाब बदल नहीं जाएगा। अरे तू एक कचरा है, जीरो है। तुझे तो अब अपनी शक्तियों का परीक्षण करना ही नहीं चाहिए। अरे इसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ही जन्म लिया है। अरे इसकी कमजोरी को देखते हुए इसकी मंगेतर लारा भी इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। 9वां स्तर। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसके 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो बहुत ही कम उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मेसोडोरिया तो क्या पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाए। और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा तब तुम लोग पछताओगे। हीरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। मैं ही एक कमजोर और असफल आदमी। ये कहते हुए ध्रुव मैदान से सिर झुकाकर निकला और सीधा अपनी माँ की समाधि पर पहुंच गया और उनसे बातें करने लगा। आखिर क्यों मुझे अब अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वो हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मेरी शक्तियाँ भी मुझसे दूर चली गई है। अगर मैं ऐसे अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दो माँ, जवाब दो। अब तो मुझे कोई चमत्कार या फिर कोई करिश्मा ही मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है माँ। या तो आप मेरे लिए मदद भेजेंगी या मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया में चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। कौन है वहाँ? कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, इधर उधर ढूंढना बंद करो। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ध्रुव को अपने हाथों में अचानक से एक जोर का झटका लगा। उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? जवाब दो! कल रात भी मैंने तुम्हें सपने में देखा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। हाँ, लेकिन इतना जान लो, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में चिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम इस अंगूठी में चिपकर बैठे हो, मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही है। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम इस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे, उनकी मौत कैसे हुई? और सपने में जो तुमने मुझे चिट्ठी दी थी उसमें लिखी सारी बातें सच थी? तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सब बातें सच थी। तुम मेरी माँ को कैसे मिले? और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? अभी इन सब बातों को जानने का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? अब बार बार जवाब देना टाल क्यों रहे हैं? अपनी माँ की मौत के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है ध्रुव।
क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 सितारे तक पहुंच जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इतने शक्तिशाली बनो कि तुम्हें फिर से एकलव्य कहा जाए? और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है। इस दुनिया से जाने दीजिए। वैसे भी परमात्मा को याद करने की जरूरत क्या है? वो तो हमारे अंदर है। उत्तर फिर भी एक बार और पढ़ ले। छतर सिंह जी, आज तारीख क्या है? 23 मार्च। और कल? कल तो बहुत दूर है बेटा। तू नाराज मत हो, तू दुखी मत माना, कुछ नहीं होगा कल। नहीं छतर सिंह जी नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने? आपके सामने कितने आए और कितने गए? फिर आप कितने आए कितने गए, लेकिन बेटा तू उन सब में से अलग है। तू मत घबरा, तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज ही फांसी देनी है। गवर्नमेंट के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक दिन पहले फांसी देनी चाहिए। सर, क्या मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री पूरी रात जागने वाला है। सबकी निगाहें भगत सिंह की फांसी पर होगी। लाहौर के सभी लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा। भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ जुलूस निकाले, इसका परमिशन सरकार किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है। सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के समझौते के अनुसार हमें भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। तुम भगत सिंह के रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच तो ये है कि हम में से किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ नाइंसाफी है। मत भूलो जेलर, जस्टिस और जस्टिस तय करना हमारा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ उनको फॉलो करना है, नहीं कि हमें कानूनों का ऑर्डर देना है। You are understand? You are right, sir. हमें तो सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो करना है। छतर सिंह जी साहब। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के अंतिम स्नान की तैयारी करो। अंतिम स्नान? आज तो 23 मार्च है ना। फांसी का हुक्म तो 24 मार्च का था। नहीं, उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, ये शासन गलत है। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये जुल्म मत करो, गलत है ये सब। जो हुक्म दिया उसे मानो। नहीं, मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा, ये सब गलत है। अरेस्ट हिम। अरे ये मत करो, जान लो, ये सब गलत है। प्रिंसिपल साहब रोको इधर डर जा रहा प्रिंसिपल साहब रोको। भगत सिंह के अंतिम स्नान के लिए बाबा जी, फांसी का हुक्म है, क्या तैयार हो? 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। मेरा रंग के बसंती चोला
भाइयों इनके हाथ लो लो। तू झंडा ने सीधो रखे ने यार, सीधो रख सीधो। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम फिदा चलन साथियों। मेरा भगत सिंह मरा नहीं, वो शहीद हुआ है, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हुआ है। मेरा भगत सिंह मरा नहीं, वो आप सभी लोगों के बीच जिंदा है। मेरा भगत सिंह मरा नहीं, वो अमर है, अजर है, वो कभी नहीं कर सकता। मेरा भगत सिंह मरा नहीं। बस हो गया इनका नाटक के दे। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। यह मिट्टी जख्मों